हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, ये वीडियो है क्लास 10 लाइव प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 2 है। और दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एट्रोपिक न्यूट्रिशन और प्लांट में फोटोसिंथेसिस ये सभी हमने पढ़ चुका था और आज हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, है ना। और तो इस समय वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या था दोस्तों, ऐसे समझिए, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट हो, है ना, तो उसी न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं ना। दी ऑर्गेनिज्म हु डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, है ना, जैसे कि ह्यूमंस एंड अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लायन टाइगर जो कॉम्प्लेक्स जीव होते हैं उनमें। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट हो या किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट हो, तो उस न्यूट्रिशन को लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है: पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सुनिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वैसे न्यूट्रिशन कहते हैं कि जब कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होता है और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं बिना उन्हें मारे, है ना। तो वैसे जीव, कहने का मतलब ये मतलब है कि वैसे जीव जो कि दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करे बिना उन्हें मारे। जैसे कि एग्जाम्पल है, उसको मच्छर का एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। जैसे कि मच्छर आप लोग से खून चूसता है ना। तो अब वो आपसे भोजन ले रहा है लेकिन आपको उससे मार तो नहीं रहा है ना, मतलब वैसे एग्जाम्पल के रूप में। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे कि लीच, गांव पे आप लोग देखोगे जोंक शरीर से खून चूसता है लेकिन हम लोग को मारता नहीं ना है। यानी जब कोई जीव किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट हो और उनसे अपना भोजन भी प्राप्त करे बिना उन्हें मारे, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा हो गया, एक हो गया लीच, है ना, यानी जोंक, है ना, लीच कह सकते हैं। दूसरा नहीं तो मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो मच्छर, और फीमेल ही मॉस्क्यूटो से खून चूसती थी, तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि एक मॉस्क्यूटो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो जो कि मलेरिया फैलाती है, फिर एक मॉस्क्यूटो फीमेल एडस मॉस्क्यूटो जो कि ये क्या कहते हैं उसको, मलेरिया डेंगू फैलाती है, ये सब चीज़ें है। तो कुछ मच्छर ये सब इधर है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा न्यूट्रिशन हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसका नाम है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करे दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेड एंड डिकेइंग मैटर से, है ना। जब जैसे कि कोई प्लांट और एनिमल्स मर गए तो उन लोग जब वो सड़ते गलते हैं तो कुछ जीव होते हैं ना, वो उन सड़े गले चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इसका वल्चर, चाहे डिफरेंट स्कैवेंजर्स जो कि जैसे वुल्फ हो गए, ये सब जो कि सड़े गले चीज़ों से जो भोजन को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करे। नहीं तो एक मशरूम, वो भी देखिए वो सड़े गले चीज़ों से भोजन अपना लेता है। और उसके बाद है होलोजिक न्यूट्रिशन। तो ये कॉमन सा चीज़ है होलोजिक न्यूट्रिशन, है ना। एक वैसा न्यूट्रिशन जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेजेस से होकर गुजरता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में आप लोग देखोगे। देखिए यहाँ पे आप जो हम आगे चीज़ को पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन बकल कैविटी में जाता है, ठीक है। बकल कैविटी से ईसोफेगस होकर फिर स्टोमक में जाएगा, फिर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन भी होता है, मतलब एक बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होकर गुजरता है। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन हो, तो उस टाइप का न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका बुक टॉपिक था हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, है ना। तो ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो हम लोग जब यूनिसेलुलर की बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक जीव है अमीबा, है ना, ये अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये भोजन कैसे प्राप्त करता है ना, तो इसको आप देख लीजिए। देखिए, जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में ना एक भोजन फूड पार्टिकल्स है जो इसको चाहिए। अब ये क्या करेगा ना, ये जो अमीबा है ये, है ना, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा इस टाइप का। आप लोग शायद इसके बारे में जूनियर क्लास में पहले से भी शायद पढ़े होंगे, है ना। स्ट्रक्चर बनाएगा और यहाँ पे फूड पार्टिकल ने इसको ये मतलब सर्कल इन सर्कल कैप्चर कर लेगा, और इस कैप्चर से बाकी इस स्ट्रक्चर को फिर आगे जाके ये जो ऑप्टेन जो फूड पार्टिकल इसको गल्फ यानी निगल जाएगा, इसको खा जाएगा। और आपको जब 9th क्लास में थे तो आप लोग पढ़े होंगे वैक्यूल्स के बारे में। कोई भी चीज़ जानते हो ना जो कि सराउंडिंग से सेल के अंदर आता है तो उस वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। अब अमीबा क्या किया, इस फूड पार्टिकल को लेना है तो यहाँ पे था वैक्यूल, वैक्यूल गया इधर और इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया अपने अंदर, और बाद में आके स्टोर कर लिया, फिर उस तरीके से उसको डाइजेस्ट करके पचा लिया।
और जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना था अमीबा का, जहाँ से वो फूड पार्टिकल्स को घिर रहा था, इस पार्टी को हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, सूडोपोडिया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, सूडोपोडिया हो गया, और वैक्यूल कैप से वो गल्फ कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन आपको पता है ना, सॉलिड लिक्विड चीज़ सेल में जो एंट्री करता है। लेकिन अमीबा में एक चीज़ खास बात है कि ये कहीं से भी ये सूडोपोडिया बना सकता है, और अगर इधर भी होगा ना तो फिर इधर सूडोपोडिया बनेगा और इधर वैक्यूल से आकर भोजन को लेगा। तो मतलब अगर इधर होता तो इधर सूडोपोडिया बनता, फिर यहाँ पे वैक्यूल्स आता, तो मतलब कहीं भी अगर बनेगा तो उस तरीके से होगा। दूसरा जीव पैरामीशियम, दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अब इसका स्ट्रक्चर ना इस प्रकार से होता है दोस्तों, ऐसे ऐसे कहीं से ऐसे इस प्रकार से ये होता है पैरामीशियम। ये जो हिस्सा है ना, ये पैरामीशियम का भोजन वाला एरिया होता है। यहाँ पे कोई भोजन होगा तो डिफ्यूजन से इसको अंदर ले लेगा, है ना। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट इसका ये बात है ना कि इसका डेफिनाइट पोजीशन होता है भोजन प्राप्त करने का, इसका नहीं होता है, समझे। इसका एक डेफिनेट पोजीशन होता है जहाँ से वो भोजन को प्राप्त करता है। कौन सा जी? पैरामीशियम, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया होगा। ये यहाँ पे जो हम लोग पूरा न्यूट्रिशन पढ़ा, हम उसको आराम से समझे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे मेन पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ये लास्ट टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक का, मतलब इस पार्ट का कौन सा टॉपिक है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस लोग हम समझेंगे ये होता क्या, ये ह्यूमन डाइजेशन होता है क्या है, उसी को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो भोजन है वो माउथ में एंटर करता है, और माउथ में हमारे टीथ प्रेजेंट रहते हैं। बकल कैविटी में माउथ में एंटर किया, जिसमें क्या है? टीथ है। कैविटी वैसे जगह कहते हैं जो खाली जगह हो जहाँ पर कुछ भरा जाए, तो ये बकल कैविटी, इसमें दांत जीव सब भरा हुआ रहता है। अब देखिए, जो माउथ का टीथ होता है उसका मेन क्या होता है? ग्राइंडिंग करना, ठीक है, और ना तो च्युइंग करना। यानी वो क्या करता है, भोजन को पचाने के लिए भोजन को ग्राइंड, पीसता है, चबाता है उसको, है ना। और भोजन जो लार्ज ग्लोब्यूल्स था, जो फूड पार्टिकल्स है, जिसका साइज क्या था? लार्ज ग्लोब्यूल्स, उसको सिंपलर वंस में तोड़ देता है। ठीक है, किससे वंस में देता है? सिंपलर वंस में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ा में कर देता है। ठीक, तो पहले क्या हो कि जब उसको हम अंदर लेके जाए शरीर में, तो वो आसानी से पच जाए। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद होता क्या है ना दोस्तों, कि एक तो बकल कैविटी काम हो गया। उसके बाद हमारे माउथ, हमारा जो माउथ होता है उसी में एक ग्लैंड होता है, जिसे कहते हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, कौन सा ग्लैंड होता है? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि क्या करता है ना, सलाइवा सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? सलाइवा, जिसे हम लोग थूक कहते हैं हमारे चल में, लार जो होता है ना वो। और ये जो सलाइवा मिलेज एक इंजाइम स्टोर करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्या कहते हैं दोस्तों? सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, ये जो हमारे शरीर में दिखे, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होता है। एक हो गया हमारा मेजर कंपोनेंट्स, हो गया माइनर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारे शरीर में फैट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको पचाने का यही सलाइवा करता है, जिसके अंदर क्या है? सलाइवरी एमाइलेज। और ये भी पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा डाइजेस्ट करता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता। और क्या करता है, अब देखो, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी कहते हैं दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को शायद पता होगा। कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट को, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिससे अभी पूरी तरीके से नहीं पचा, थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ा थोड़ा पचाता है आसानी से, वो जो पच जाए। तो ये मतलब ऐसी समझ लेना कि यही कार्बोहाइड्रेट को पचाता है ना। बस थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट में, वो और अच्छे तरीके से पूरी तरीके से पच जाएगा। यहाँ पे हो गया। तो यानी पहले बात, भोजन जो था माउथ में जब एंट्री किया, तो लार्ज ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में करने के लिए उसको उसमें फूड के साथ क्या हुआ? ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग हुआ। उसके बाद हमारे माउथ में एक ग्लैंड पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि कंटेन करता है सलाइवा। और उस सलाइवा में पाया जाता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करता है, यानी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर्स में तोड़ देता है। उसके बाद वो भोजन फूड पाइप से होते होते हमारे स्टोमक में जाता है। और स्टोमक में ना 3 जूसेस पाया जाता है, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस, ये गैस्ट्रिक जूसेस 3 होता है। एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिन,
और दूसरा होता है म्यूकस। तो मैंने कौन कौन सा बताया, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। देखिए अब होता है क्या है ना कि हमारे शरीर में फूड को डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन हमारे शरीर में एक एंजाइम है जो कि क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मसल बिल्डिंग में वर्क करता है। लेकिन पेप्सिन को भी काम करने के लिए एक मीडियम चाहिए जिसे कहते हैं एसिडिक मीडियम, और HCl वही काम करता है। यानी HCl हमारे स्टोमक में एसिडिक मीडियम बनाता है, जिस चलते पेप्सिन वर्क करता है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटीन किसको डाइजेस्ट किया, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट किया, प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट कौन डाइजेस्ट किया, सलाइवरी एमाइलेज को। ठीक है, अब ये थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट किया किसको, सलाइवरी एमाइलेज को, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। ओके, प्रोटीन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगा पेप्सिन, है ना। और थोड़ा थोड़ा बच भी जाएगा तो आगे जाकर और एंजाइम आएगा तो वो डाइजेस्ट कर देगा। तो यहाँ तक अपने पेप्सिन का किस्सा ख़त्म कर दिया, यानी प्रोटीन का किस्सा ख़त्म कर दिया, और कार्बोहाइड्रेट का किस्सा हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद अब बचा म्यूकस। अब देखिए, अब जब फूड एसिडिक हो गया जिससे पेप्सिन उस पर वर्क करेगा, ऑफकोर्स करेगा, और अच्छे से किया भी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट ये होता है कि जो म्यूकस जो होता है ना, अगर ये नहीं होगा ना तो जो HCl का जो प्रभाव है, HCl बहुत खतरनाक एसिड होता है जो पेट को नुकसान पहुंचा सकता है अंदर से। इसीलिए म्यूकस जो होता है वो HCl के प्रभाव से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया म्यूकस वाला किस्सा ख़त्म। अब भोजन जाता है हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब भोजन देखिए, अब भोजन तो पहले तो थोड़ा सा प्रोटीन पच गया, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट पच गया, लेकिन अभी भी भोजन पूरी तरीके से नहीं पचा है। तो और यहाँ पे अब कंप्लीट डाइजेशन होगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब होगा क्या कि जो लीवर है, लीवर दो जूसेस सीक्रेट करेगा। एक करेगा वो बाइल जूस, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक करेगा बाइल जूस और एक सीक्रेट करेगा बाइल सॉल्ट। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हो गया बाइल जूस, एक हो गया बाइल सॉल्ट। अब फंक्शन सुनिए। अब जैसे ही ये भोजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है तो लीवर से दो जूस निकलता है, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। अब देखिए, अब जो स्टोमक में जो भोजन था, अब वो स्टोमक में तो HCl था, तो भोजन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो उसको अल्कलाइन, उसको बेसिक करना जरूरी है, क्योंकि अगर एसिड हो फिर बेसिक होगा तो फिर भोजन जाके डायरेक्टली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर उसको हम लोग एसिडिक ही छोड़ देंगे तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान पहुँचा सकता है। तो होता क्या है ना, उसी दौरान लीवर से ना बाइल जूस आता है, और बाइल जूस क्या करता है, वो एक साथ मिल जाता है और भोजन को अल्कलाइन यानी बेसिक बना देता है। यानी वो अल्कलाइन से, मतलब उसको बेसिक से अल्कलाइन कर दिया, यानी बेसिक कर दिया, जिस चलते भोजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। उसके बाद बचा बाइल सॉल्ट। अब बचा था एक कौन मेजर कंपोनेंट बचा था दोस्तों, फैट बचा था, और फैट को भी डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए क्या होगा, फैट को ये इमल्सिफाइड कर देगा, यानी फैट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, फैट को इमल्सिफाइड करेगा, यानी पचने के लिए उसको आसान बनाएगी और अच्छे से पच जाए, क्योंकि फैट एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, अब होगा क्या कि अब पेनक्रियास से, फिर यहाँ पे से पेनक्रियास से दो जूसेस आएगी, एक का नाम है ट्रिप्सिन और दूसरा का नाम है लीपेस। तो यानी दो एंजाइम आया, कौन कौन सा, ट्रिप्सिन और लीपेस। ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट था जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ था जो सलाइवा के द्वारा, उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देगा ट्रिप्सिन। यानी ट्रिप्सिन क्या किया, इट डाइजेस्ट कार्ब्स। देखो दोस्तों, ये क्या डाइजेस्ट किया, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और क्या डाइजेस्ट करेगा, और जो प्रोटीन जो बच गया था इसको डाइजेस्ट कर देगा, ये कौन, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर दिया। उसके बाद बचा फैट, इमल्सिफाइड फैट, जिसको बाइल सॉल्ट ने क्या कहते हैं, उसको फैट को इमल्सिफाइड कर दिया था। तो जो लिपीज है ये फैट को डाइजेस्ट कर देगा, यानी इमल्सिफाइड फैट को ये दोस्तों डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे शरीर में डाइजेशन पूरा हो जाता है ना। अभी जो जितनी प्रक्रिया ये 5 स्टेजेस में होती है ना, डिफरेंट स्टेजेस में होती है। जैसे कि एक स्टेज है, 5 स्टेज है। पहला है इंजेशन। तो जब तक वो जो हमारे माउथ में एंटर नहीं करता तो वो इंजेक्शन कहलाता है। जैसे ही वो माउथ में एंटर करा जाता है तो माउथ में डाइजेशन वहाँ से चालू हो जाता है, तो डाइजेशन। ठीक है दोस्तों, डाइजेशन होना बहुत जरूरी, तो डाइजेशन। उसके बाद हुआ क्या कि जितने मेजर कंपोनेंट थे वो डाइजेस्ट हुए,
तो और शरीर में एब्जॉर्ब होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी एब्जॉर्ब होना जरूरी है, जिस चलते वो क्या हो शरीर में लगे, एब्जॉर्ब हो, है ना। एब्जॉर्ब होंगे तो हमारे शरीर को एज ए न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। उसके बाद होता है एक होता है एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन जो होता है अभी इसको समझेगा हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब एसिमुलेशन नहीं पढ़े, यहाँ तक हमने पढ़ी ऑप्शन तक एब्जॉर्ब हो गया, है ना। एब्जॉर्ब कैसे भी वो भी बताएंगे। उसके बाद होता है इजेशन यानी एक्सक्रीशन, हमारे से जो वेस्ट ही बनेगा वो भी रिलीज होगा ना दोस्तों। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया। अब फैट कैसे डाइजेस्ट होता है? तो जो फैट होता है, जो अब से नहीं, जो कार्ब्स होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, ये डाइजेस्ट होने के बाद बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज बन जाता है। जो प्रोटीन होता है वो बन जाता है अमीनो एसिड, इस रूप में बॉडी इसको एब्जॉर्ब करता है। जो फैट होता है वो बन जाता है फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड बन जाता है, नहीं तो ग्लिसरॉल बन जाता है। फैट जो होता है फैटी एसिड बनता है, नहीं तो ग्लिसरॉल बन जाता है, ठीक है। फैटी एसिड तो ग्लिसरॉल नॉर्मली समझे फैटी एसिड बन जाता है, ठीक है। अब होगा क्या ना कि इस तरीके से ग्लूकोज के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में, चाहे फैटी एसिड के रूप में, फैट जो होता है चाहे ग्लिसरॉल के रूप में, ये सब एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब कैसे होता है? तो सुनिए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे डॉट डॉट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैले होता है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिसे हम लोग विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली, ठीक है। विली को इसको विलाई पड़ता है, विलाई बिलाई, इसे अब याद कर लीजिए। विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि डायरेक्टली ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, जहाँ से ब्लड बहता है। अब क्या होगा, ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ग्लूकोज, है ना, जो भी कुछ है ये सब एब्जॉर्ब हो। और ये एब्जॉर्ब किसको दे देता है? विली को। और विली एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड वेसल से पहुँचा देता है, और वो उसके बाद पूरे सेल के ऑर्गन्स तक, मतलब पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है एनर्जी, है ना, ये जो पहुँच जाता है। और उसके बाद हमारा बॉडी का ऑर्गन्स क्या कर पाता है? काम कर पाता था। यानी जहाँ तक हमने एब्जॉर्प्शन तक हमने क्लियर कर लिया। इजेशन हो गया जब तक भोजन माउथ में एंटर करते तो इजेशन कहते हैं। जब तक जहाँ से जैसे ही भोजन माउथ में एंटर किया तो वहाँ से डाइजेशन चालू की, वहाँ पे सलाइवा होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया विली के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको नहीं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद है एसिमुलेशन, है ना। अब हमारे शरीर में ना प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट के अलावा दो चीज़ और होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बदलता है ग्लूकोज में, है ना। प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड में, और ये बनता है फैटी एसिड, नहीं तो ग्लिसरॉल में, ठीक है। ग्लिसरॉल में बदल गया ना। अब देखिए इसके अलावा दो चीज़ और होता है जिसका नाम है सॉल्ट प्लस वाटर। और गर्मी के मौसम में तो वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, हमारा शरीर इसको एब्जॉर्ब करता है ऐसा मॉइस्चर के रूप में। सॉल्ट की तो आयोडीन की कमी पूरी करता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जब ये दोनों, अब क्या होगा ना कि अब देखें तो सॉल्ट प्लस वाटर तो बच गया। अब ये जितना भोजन जाएगा ये जाएगा भोजन के साथ वेस्ट मटेरियल जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में और विली होता है जो कि और भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है और सॉल्ट प्लस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब सॉल्ट प्लस वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग एसिमुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमुलेशन कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे एसिमुलेशन भी हो गया। तो क्या कह सकते हैं? व्हेन सॉल्ट प्लस वाटर एब्जॉर्ब इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, दिस प्रोसेस नोन एज एसिमुलेशन। और लास्ट में बचा इजेशन, जब वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारे शरीर से एनेक्स रेक्टम के थ्रू रिलीज हो जाता है। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस, ये हो गया पूरा डाइजेशन। में उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।